गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछले वीडियो में बात की संक्रमण धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनकी परमाणुवीय एवं आयनिक त्रिज्या के बारे में। साथ ही साथ हमने पढ़ा परिरक्षण प्रभाव। आज देखिए हम बात करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव के बारे में कि संक्रमण धातुओं का आयनन विभव क्या होता है। तो देखें आयनन विभव। अब आयनन विभव समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आयनन विभव क्या होता है। तो देखिए आयनन विभव होता है किसी भी विलगित गैसीय परमाणु के संयोजी कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। ऐसे लिख सकती हूं मैं, मेरा कोई भी विलगित परमाणु है, आइसोलेटेड एटम, विलगित परमाणु, और इस विलगित परमाणु के विलगित गैसीय अवस्था में होना चाहिए ये, इसको बोलेंगे विलगित गैसीय परमाणु के संयोजी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो उस जब आप संयोजी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, धनायन। तो ये अपना बन गया धनायन। तो संयोजी कोश से इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा अपन को चाहिए उसी ऊर्जा को अपन बोलते हैं आयनन विभव। इसको डिनोट करते हैं आईपी से, आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर आप केवल एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं संयोजी कोश से तो इसको लिखते हैं आईपी फर्स्ट। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसको लिखते हैं आईपी सेकंड। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसको लिखते हैं आईपी थर्ड। और इसकी वैल्यू अपन को पता है बढ़ती जाती है। अब अपन बात कर लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो अपन ने पढ़ा था कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। अब देखिए यहाँ पे अपन को पता है स्कैंडियम से पहले बोलो कौन होता है, कैल्शियम। ये 21 होता है, ये 20 होता है। सेम है जिंक के बाद में बोलो पी ब्लॉक एलिमेंट आता है कौन, गैलियम, 31। जिंक होता है 30, ये आता है 31। जिंक के आगे, नॉट नीचे। अब देखिए मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो कि ये जो कैल्शियम है ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट। और ये जो गैलियम है ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट। और जब अपन इनके आईपी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की, तो ये अपन देखते हैं कि आईपी की वैल्यू एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो कैल्शियम और गैलियम है इनके आईपी की वैल्यू से होती है ज्यादा। और आईपी वैल्यू ज्यादा इसका मतलब क्या, वो इजीली इलेक्ट्रॉन देगा क्या, नहीं, क्योंकि उसके संयोजी कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फिर ऊर्जा क्या चाहिएगी, ज्यादा। और अगर ऊर्जा ज्यादा चाहिए तो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता। क्लियर। अब देखें मैं बात करती हूं इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल की डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। तो देखें अपने पास दो स्पेशल केस हैं। एक था क्रोमियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था तब, एक अपन ने लिखा था कॉपर। तो देखिए क्रोमियम का मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखती हूँ 3d5 4s1। और ऐसे ही मैं कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेती हूँ जो होता है 3d10 4s1। और अपन ने कहा था कि ये 3d और 4s की ऊर्जा लगभग अंतर कम होता है, इसलिए s वाला एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है। और ऐसा क्यों हुआ था इसका भी अपन ने पढ़ा कि यहाँ पे अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षा को जाते हैं जिनका विन्यास क्या हो, जिनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। अब देखिए चूंकि क्रोमियम और कॉपर दोनों में ही अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास है, और ये अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास की बोलो स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा, स्थायित्व ज्यादा होता है। जब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बोलो ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी, ज्यादा, क्योंकि स्थायी विन्यास है। और अगर स्थायी विन्यास में से आप इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो इसका विन्यास डिस्टर्ब हो जाएगा
और डिस्टर्ब हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा मतलब आईपी का मान क्या होगा, ज्यादा। अब देखिए यहाँ से संयोजी कोष से एक इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा और क्रोमियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमियम प्लस। ऐसे कॉपर से भी निकल जाएगा और कॉपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर प्लस। अब उसके बाद आप देखो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अब 4s तो चला गया, यहाँ से भी 4s चला गया। बोलो कौन सा वाला बचा, यहाँ पे 3d5 संयोजी कोष हो गया, यहाँ पे क्या हो गया बोलो 3d10। शुरू वाले भी हैं 3s2 3p6, पर मैं बात करती हूँ इनकी। अब देखो 3d5 अर्धपूरित विन्यास है, यहाँ पे क्या है पूर्ण पूरित विन्यास। अब जब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकलेगा क्योंकि आप उसके स्थायी विन्यास को डिस्टर्ब कर रहे हो। इसीलिए क्रोमियम और कॉपर दोनों के सेकंड आईपी के मान, ऐसे लिखता हूँ क्या, सेकंड आईपी के मान बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन अपन को कहाँ से निकालना पड़ेगा, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक से, जिनका विन्यास स्थायी होता है। और स्थायी विन्यास में से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है, मुश्किल। तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो इनके आईपी के मान क्या हो जाएंगे, ज्यादा। अब अपन ने एक शुरू में जब इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो अपन ने कहा था कि जो अपनी संक्रमण धातुएं हैं ये कम धन विद्युती होती हैं, कम धन विद्युती और दुर्बल क्या होती हैं, अपचायक। और इसका रीजन यही है कि इनके आईपी की वैल्यूज का मान क्या होता है, ज्यादा। और ये अपन ने देखा भी कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक इन दोनों से डी ब्लॉक की धातुओं के आईपी के मान क्या होते हैं, ज्यादा। अब आईपी के मान ज्यादा होंगे तो क्या इजीली इलेक्ट्रॉन देंगे, क्या नहीं। और इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे तो इनकी धात्विक नेचर क्या हो जाएगी, कम, और दुर्बल क्या होंगी, अपचायक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो अब अपन बात करते हैं संक्रमण धातुओं के रेडॉक्स विभव के बारे में। और रेडॉक्स विभव देखो क्या होता है, ये अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं केवल आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि एक तरफ अपन लगा देते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और एक तरफ जो इलेक्ट्रोड लगाते हैं वो ले लेते हैं किसी धातु का और वो डूबा होगा उसी धातु के विलयन में। ठीक है, अब इन दोनों को अपन किससे जोड़ देते हैं, सेल या बैटरी से। और जैसे ही इलेक्ट्रोड के बीच में अपन ने सेल या बैटरी लगाई वैसे ही सेल का कुछ न कुछ विभव आएगा और उसी विभव को धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, क्योंकि अपन ने जो रेफरेंस लिया है हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड उसका विभव 0 होता है। इसको अपन संदर्भ इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। इसीलिए उस सेल का जो भी विभव आएगा उसको धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। या फिर मैं बोलूं कि अब देखिए किसी भी धातु का जो भी मानक इलेक्ट्रोड विभव आएगा उसको सदैव अपन E0 के रूप में प्रदर्शित करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है कि स्कैंडियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है, तो एक तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा देंगे, एक तरफ स्कैंडियम वाला इलेक्ट्रोड लगा देंगे और उसको उसी धातु के सॉल्यूशन में डिप कर देंगे। अब उसको सेल से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो भी इलेक्ट्रोड आएगा सेल का वो किसका सेल का जो भी इलेक्ट्रोड विभव आएगा वो किसका विभव होगा, धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव। वो इसलिए क्योंकि अपन ने कहा जो संदर्भ इलेक्ट्रोड अपन ने लिया है उसका विभव कितना होता है, 0। ठीक है, अब किसी भी धातु का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है उसको E0 से प्रदर्शित करते हैं और नोट प्रदर्शित करता है कि आपने जो ये विभव लिया है ये मानक परिस्थितियों में लिया है। ठीक है, और इसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP, मानक अपचयन विभव के रूप में प्रदर्शित करेंगे किसी भी धातु का जो इलेक्ट्रोड विभव होगा उसको। अतः यदि इस SRP की मानक अपचयन विभव की वैल्यू ऋणात्मक होगी तो धातु की प्रकृति कैसी होगी, अपचायक। ठीक है,
और अगर इस SRP की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो धातु की प्रवृत्ति कैसी होगी, ऑक्सीकारक। ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे आप कि धातुओं के लिए जो मानक इलेक्ट्रोड विभव A0 है उसको किसके रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में। अगर इसका मान नेगेटिव है तो अपनी धातु किस नेचर की होगी, अपचायक, और अगर पॉजिटिव है तो किस नेचर की होगी, ऑक्सीकारक। ठीक है, अब जब अपन इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव या बोलो SRP की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो उनसे कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। वो देखिए क्या, कि अधिकांश जो धातु होती हैं उनके मानक अपचयन विभव के मान ऋणात्मक हैं, और ऋणात्मक है तो बोलो उनको क्या होना चाहिए, अपचायक प्रवृत्ति का होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी संक्रमण धातुएं क्रियाशील नहीं होती हैं। अब इसके दो रीजन हैं क्यों नहीं होती। फर्स्ट रीजन तो ये होता है कि इन धातुओं पे ऑक्साइड की एक परत चढ़ी रहती है, ध्यान रखेंगे, ऑक्साइड की एक परत चढ़ी रहती है जो धातुओं को क्या कर देती है, रक्षित। और दूसरा जो कारण है वो ये कि इनके आयनन विभव और वाष्पीकरण उष्मा के मान उच्च होते हैं। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो आयनन विभव के मान होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं इनके ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में, और इसके लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखती हूँ। देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, और अब देखिए इनके लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा पास में लिख लेती हूँ, क्यों मांगी, फिर क्यों निकला, कॉपर और जिंक। और अपन ने शुरू में पढ़ा था जब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तब, कि जो भी अपनी संक्रमण धातुएं होती हैं वो परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। अब उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। तो देखिए, कोई भी तत्व है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था उस पे उपस्थित आवेश होता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, उस पे उपस्थित चार्ज होता है जो कि उस तत्व के परमाणु पर रहता है। यदि उसके यौगिक में अन्य परमाणुओं को आयन के रूप में क्या कर दिया जाए, पृथक। फॉर एग्जाम्पल देखो, अपन समझते हैं, मैंने लिया NaCl। NaCl एक यौगिक है, ठीक है। अब जब आप इसमें से इसके परमाणुओं को या आयनों को पृथक कर दो, तो जैसे ही आप पृथक करोगे तो अपन को पता है यहाँ से आयन पृथक होते हैं, आयनिक कंपाउंड है Na+ और Cl-। क्लियर। अब देखो, ये अपना जो यौगिक था उसमें से अपन ने इनके आयनों को पृथक कर दिया। पृथक करने के बाद इस आयन पे जो भी आवेश होगा, जैसे यहाँ पे आवेश +1 है, यहाँ पे आवेश बोलो कितना है, -1। इसी को अपन इसकी क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था। क्लियर। ठीक है, आगे चलिए। देखिए, अपन को पता है जब अपन ने इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, मैं केवल D और S वाला लिख रही हूँ। देखिए, यहाँ पे था D1S2, यहाँ पे बोलो क्या था, D2S2, यहाँ था D3S3, और ये स्पेशल विन्यास था D5S1। यहाँ पे फिर क्या लिखा था, D5S2, यहाँ था D6S2, ये था D7S2, D8S2, और ये स्पेशल विन्यास था D9S1, और ये था D10S2। ठीक है, मैंने ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे सब जगह जो अपना संयोजी कोष है 4s, वहां पे बताओ सब जगह पे 4s में कितने कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 2। क्रोमियम और कॉपर चूंकि अपना क्या है, अपवाद, इनको छोड़ करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
कि संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब ये सारे के सारे जब अपने संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन देंगे तो बोलो +2 ऑक्सीकरण अवस्था होगी या नहीं होगी? होगी। संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन देगा। सबसे पहले संयोजी कोष में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम और कॉपर को छोड़ करके, इसलिए +2 ऑक्सीकरण अवस्था तो सब जगह हो रही है, लेकिन कॉपर में कितनी है? +1। ऐसे अगर क्रोमियम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे दे तो कितना होगा? +1। लेकिन देखिए स्कैंडियम के अलावा, अब मैं एक बार +1 को हटा रही हूँ, इनकी अपन बाद में डिटेल से बात करेंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम की भी +2, वेनेडियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड जिंक, इन सब की +2 ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। तो देखिए टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर सबकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था स्टेबल होती है, लेकिन इस स्कैंडियम की +2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती स्टेबल। कौन सी वाली होती है? +3। अब उसका रीजन है, देखिए क्यों होती है। क्योंकि स्कैंडियम में जैसे ही आप 2 स्कैंडियम का एक बार मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेती हूँ। देखें अपन ने ये लिखा था आर्गन, फिर अपन ने लिखा था 3s2 3p6 3d1 4s2। ज्यादा हो गया क्या? आर्गन का हो गया 18, ज्यादा हो गया ना। स्कैंडियम का ये नहीं आएगा, ये ऑलरेडी अपन लिख चुके। देखें 3d1 4s2, ठीक है। अब देखिए जैसे ही संयोजी कोष के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था, और विन्यास देखना क्या हुआ, ये है +2 ऑक्सीकरण अवस्था में, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप D वाला एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देते हैं तो ऑक्सीकरण अवस्था बोलो कितना हो जाएगा? +3। और अब जो उसका विन्यास बचा वो बोलो किसके बराबर होगा? आर्गन के, क्योंकि अब ये भी निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। और आर्गन बोलो अपनी कैसी गैस है? नोबेल गैस। और नोबेल गैस है, इसका मतलब इनका अष्टक क्या है? कंप्लीट। और विन्यास कैसा है? स्थायी विन्यास। और ये अपन को पता है कि कोई भी परमाणु स्थायी विन्यास में जाने की कोशिश करता है, उसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है। तो स्कैंडियम जो है वो +2 इलेक्ट्रॉन नहीं दे करके कितने इलेक्ट्रॉन देगा? देगा +2 भी, लेकिन ये वाली इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है ये स्टेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मैंने आपको रीजन समझा दिया कि यहाँ पे +2 ऑक्सीकरण अवस्था में D में अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, लेकिन +3 में इसका विन्यास कैसा हो जाता है? उत्कृष्ट गैस के जैसा, जो कि कैसा विन्यास होता है? स्थायी। इसलिए स्कैंडियम की बोलो कौन सी वाली ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्टेबल होगी? +3 देगा, +2 भी, लेकिन जो स्टेबल होगी वो कौन सी वाली है? +3, ठीक है। अब आगे देखिए, अपन ने बात करी थी कि अपन जब ये इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो अपन ने बात की कि 3d एंड 4s, और चूंकि 4s के लिए n+l रूल अपन ने निकाला तो वो कम था, इसका मतलब इसकी ऊर्जा कम, तो पहले इलेक्ट्रॉन s में जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाते हैं? d में। लेकिन इन दोनों की ऊर्जा का अंतर क्या होता है? कम। इसीलिए यदि इन दोनों की ऊर्जा का अंतर कम होता है, इसीलिए संयोजी कोष 4s में से यदि कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसके बाद 3d कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों तो वो भी जल्दी से निकल जाएंगे और ऑक्सीकरण अवस्था को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। दोबारा सुने मैंने क्या बोला है कि 3d और 4s कक्षकों की ऊर्जा का अंतर कम होता है, इसीलिए अगर 4s में से इलेक्ट्रॉन चले गए तो उसके बाद 3d में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो भी फटाफट निकलेंगे और संयोजकता को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। जैसे देखिए अभी अपन ने स्कैंडियम में देखा था, स्कैंडियम में अपन ने देखा आर्गन एंड लिखा 3d1 और 4s2। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए उसके बाद D में बोलो कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा? 1, वो फटाफट निकलता है। और देखो स्कैंडियम का ऑक्सीकरण अवस्था कितना हो जाता है? +3, और ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था मोस्ट इसकी स्टेबल ऑक्सीकरण अवस्था है। ऐसे ही देखो अब मैं बात करती हूँ टाइटेनियम की, वैनेडियम की। देखें
टाइटेनियम में क्या लिखते हैं अपन, D2 एंड S2। और एक बार डी के वो बना लेती हूँ मैं। देखो डी के सब सेल दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। कितने सब सेल होते हैं, 5। और इनमें अपन इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं हुंड के अधिकतम बाहुल्यता नियम के अनुसार, कि सबसे पहले आपको जितने भी कक्षक हैं उनको इलेक्ट्रॉनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जैसे ऐसे नियम, मान लीजिए मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं इसी ऑर्बिटल को दे दूं, नो। सबसे पहले आपको हर एक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। टाइटेनियम के लिए लिख दिया मैंने, ये अपना डी सबसेल 3D है यहाँ पे। और इसके बाद में कौन होता है, 4s, ठीक है। जैसे ही यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए, इसने +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा दी। +4s के 2 इलेक्ट्रॉन जाते, अब इसका संयोजी कोष बोलो ये बन गया क्या। और इसमें देखो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, 2। और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब ये पहले से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है, +2। फिर 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो +3, फिर 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो कितना होगा, +4। क्लियर। ऐसे ही देखो मैं बात करती हूँ वैनेडियम में, और वैनेडियम में ये विन्यास हो जाता है D3। क्लियर। इसका मतलब D में अब कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, 3। तो पहले कितने चले जाएंगे, 2। फिर 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो +3, फिर 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो +4, और फिर इलेक्ट्रॉन जाए तो बोलो +5। कोई दिक्कत है। अब देखें यहाँ पे, देखें क्रोमियम की बात करती हूँ। क्रोमियम D5 और S1। क्लियर। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, और D5 का मतलब अब सब ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1-1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब S वाला 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। उसके बाद कौन निकलेंगे, D के इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। देखें जैसे ही S का 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऑक्सीकरण अवस्था +1। फिर ये दूसरा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जाएगा तो +2, फिर ये जाएगा तो +3, ये जाएगा तो +4, ये जाएगा तो +5, और ये जाएगा तो +6। और देख लीजिए यहाँ पे कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, 6। तो ऑक्सीकरण अवस्था बोलो कितनी आ गई, +6। ऐसे ही देखो अब मैं बात करती हूँ मैग्नीज की, और मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 5s2। तो यहाँ पे बोलो S में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, और D में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। तो 2 जब S वाले जाएंगे तो अपने ऑक्सीकरण अवस्था कितनी लिख दी थी, +2। अब देखिए जब 5 और जाएंगे तो क्या लिखेंगे अपन, +3, +4, +5, +6 और +7। क्लियर और नॉट, क्योंकि 5 थे, 1 2 3 4 5। और आप देख रहे हो ऐसे ही। देखो फिर अपन बात करेंगे आयरन की। अब जब आप आयरन की बात करोगे तो आयरन में D में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। S में कितने हैं, 2। अब 6 इलेक्ट्रॉनों को अगर मुझे भरना है तो सबसे पहले 1-1 इलेक्ट्रॉन देंगे सबको, 1 2 3 4 5, और ये 6। अब पेयरिंग हो गई यहाँ पे, और पेयरिंग होते ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलो कितने बचे, 4। तो जब आयरन में S वाले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो +2, फिर 4 इलेक्ट्रॉन जाने हैं तो +3, +4, +5 और +6। क्लियर। ऐसे ही देखो अपन किसके लिए बात करेंगे, कोबाल्ट के लिए। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7। तो 1 2 3 4 5 6 और कितने हो गए, 7। अब बोलो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 3। और 3 का मतलब बोलो क्या हो गया, 2 ये चले गए, फिर +4, +5 और बस, ठीक है, +2 +3, ओके, +3 +4 +5। क्लियर। और ऐसे ही अपन जब निकिल के निकालेंगे तो 3D8 4s2। और ध्यान में रखेंगे निकिल के लिए +2 ऑक्सीकरण अवस्था स्टेबल ऑक्सीकरण अवस्था होती है। कॉपर की जब आप बात करोगे तो कॉपर में है 3D10, सॉरी ये 9 नहीं है, 10 है, सॉरी गलती से लिखा है, ये 3D10 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कॉपर के लिए +1 ऑक्सीकरण अवस्था मोस्ट स्टेबल, वो इसीलिए क्योंकि विन्यास है 3D10 और S1, S में से निकाल दो। अब ये अपना पूर्ण पूरित कक्षक हो गया। इलेक्ट्रॉन निकालना इतना इजी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप निकालो तो +2 भी हो सकती है, लेकिन स्टेबल कौन सी वाली होती है, +1। और ऐसे जिंक में बोलो कौन सी होगी, +2 ही होगी, क्योंकि अब आप D10 में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो नहीं निकालने देगा। तो ये इनकी बात हो गई ऑक्सीकरण अवस्थाओं की।
अब आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख के बताओ कि सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था किसकी है, मैग्नीज की। कितनी है, प्लस का 7। और आप एक चीज और भी देख रहे हो कि ये एक से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, इसीलिए अपन उनको बोलते हैं परिवर्तनशील संयोजकता वाले संक्रमण धातु। एक से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दिखाई, और वो किस लिए दिखाई, क्योंकि इनके डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अयुग्मित। होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।